हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपका आईबीपीएस पीयू मेंस का एग्ज़ाम है जो बहुत ही पास है। उसके लिए है जो आपके लिए एक इंग्लिश की स्पेशल मैगज़ीन द्रोणा मैगज़ीन। उसमें है जो आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो आपके मेंस के लिए जो सबसे आपके सूटेबल है और उसके लेवल को मैच करते हैं, उसकी मैगज़ीन दी गई है। तो उसी मैगज़ीन का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे आज अपन पार्ट 1 करेंगे, जिसमें इन क्वेश्चन को अपन देखेंगे और करने का तरीका सीखेंगे और जो बेस्ट अप्रोच है वो यहाँ पे अपन सीखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। हमारे इस चैनल पे मैथ्स और इंग्लिश की प्री और मेंस की जितने भी चेकलिस्ट है उन सबका आपको सॉल्यूशन विथ बेस्ट अप्रोच के साथ में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपने क्लासेस मिस की हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन सारी क्लासेस को देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, और ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी है। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारी पीडीएफ्स है और जो क्लासेस से रिलेटेड आपके इन्फॉर्मेशन होते हैं वो शेयर करता रहता हूँ। तो इसको ज्वाइन कर दीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास है या कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी मिस नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज है पार्ट नंबर 1, जिसमें अपन यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे यहाँ पे किस तरह से है जो नए नए टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं उनको अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन 1 से 5 है। यहाँ पे क्या बोला है आपको, बिलो यू विल फाइंड 5 स्टेटमेंट्स लेबल्ड PQRST एंड 4 ऑफ दीज स्टेटमेंट आर सेंटर अराउंड ए कॉमन थीम while one deviates from the प्रिविलिंग टॉपिक। अब यहाँ पे बोला है कि आपको 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं PQRST। इनमें से 4 है जो एक थीम पे बेस्ड है और एक स्टेटमेंट है जो इनमें से क्या है, अलग है। एडिशनली 3 स्टेटमेंट आर प्रोवाइडेड विच मे और मे नॉट अलाइन विद द सब्जेक्ट discussed in the initially 5 statement. Your task is select the option from the given alternative to divergence from the overall context of the passage and also choose one among the 3 that match the established them. अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन समझते हैं क्या है। आपको ये 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ से, तो इन 5 में से 4 तो आपके एक थीम पे है और एक जो अलग है, एक स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे इस थीम से मैच नहीं करता है। तो पहले तो इन 5 स्टेटमेंट में से जो थीम मैच नहीं करता है उस स्टेटमेंट को आपको फाइंड करना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। इन 3 में से आपके एक स्टेटमेंट है जो क्या करेगा, वो जो थीम थी आपकी पुरानी, जो 4 स्टेटमेंट फॉलो करते थे, तो वो जो थीम थी उस थीम से एक स्टेटमेंट तो करेगा मैच और 2 स्टेटमेंट मैच नहीं करेंगे। तो देखिए, उन 5 में से तो आपको वो एक स्टेटमेंट फाइंड करना जो थीम को फॉलो नहीं करता है, और इन 3 स्टेटमेंट में से वो एक स्टेटमेंट फाइंड करना है जो आपका थीम को फॉलो करता है, और फिर दोनों में आपका जो सूटेबल ऑप्शन होगा वो यहाँ से आपको टिक करना है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 5 स्टेटमेंट में से थीम को फॉलो नहीं करता वो ढूंढना है, और इन 3 स्टेटमेंट में से वो ढूंढना है जो थीम को फॉलो करता है, और जो आपका ऑप्शन मैच होगा उसके हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर टिक करना है। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले अपन इसको रीड करते हैं कि आपका यहाँ पे इनका मीनिंग क्या है, और थीम को समझने का अपन ट्राई करते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। तो पहले अपन स्टेटमेंट पी को रीड करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, अडॉप्टिंग जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस सच एज सोलर एंड विंड पावर इज ए crucial sustainable practice that plays a pivotal role in mitigate climate change। यहाँ पे बोला गया है कि जो अपन अडॉप्ट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को, जैसे कि सोलर और विंड पावर है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आपका क्या है, प्रैक्टिस है। यानी कि अपन क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे प्रैक्टिस है, इनको क्या करना, अडॉप्ट करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कम करने में। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पहला स्टेटमेंट था। आप दूसरा देखिए क्या बोला है, द वाइड स्प्रेड implementation of energy efficient technologies in industries and households significantly contributes to sustainable practices and helps combat the adverse effect of climate change। तो देखिए, टी में क्या बोला है, टी में बोला है कि जो वाइड स्प्रेड इम्प्लीटेशन,
यानी कि बहुत फैली हुई जो इम्प्लीटेशन है एनर्जी का, एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज है, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज में है या फिर आपके घरों में है, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट यानी कि वो लगातार कंट्रीब्यूट करती है सस्टेनेबल प्रैक्टिस में और हेल्प करती है लड़ने में जो एडवर्स इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का, तो उससे लड़ने में क्या करती है, मदद करती है। तो देखिए पी में क्या थीम थी, पी में थीम था कि अपन क्या करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को अपना रहे हैं और यहाँ पे आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है, यानी कि ऐसे आपको यहाँ पे प्रैक्टिसेस काम में लेनी है जो क्या करती है, क्लाइमेट चेंज को कम करती है। क्यों में भी यही बोला है आपको कि ऐसे आपको इंडस्ट्री में या आपके घरों में ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना है, ठीक है ना, जो क्या करती है आपकी वो प्रैक्टिसेस जो करती है, हेल्प करती है जो ये आपका इफेक्ट क्लाइमेट चेंज इफेक्ट हो रहा है इससे लड़ने में, यानी कि इसको कम करने में। यानी कि पी और क्यू है, दो सेंटेंस रीड के, दोनों में आपका क्या था, जो थीम था वो सेम था। तो यहाँ से अपने को थीम पता चल गई है कि थीम है आपकी कि आपको प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस काम में लेनी है जिनका रोल होगा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को कम करना या उससे लड़ने का। तो थीम पता चल गई। अब अपन आगे आर को रीड करते हैं और देखते हैं। वेस्टफुल वाटर कंजप्शन एंड disregarding water saving technologies undermine the conservation of water, hindering efforts towards sustainable living। अब यहाँ पे बोला है आपको कि जो यहाँ पे आपकी पानी की बर्बादी, जो वेस्टफुल कंजप्शन है और पानी की बर्बादी है और पानी की बचत करने के जो यहाँ पे क्या होते हैं टेक्नोलॉजीज है, ठीक है ना, तो उनकी पानी के जो अपन क्या करते हैं बचाव है उनको कमज़ोर करती है, ठीक है ना, पानी का जो कंजर्वेशन होता है उनको क्या करती, कमज़ोर करती। और हिंड्री का मतलब क्या होता है, किसी काम में बाधा है, समस्या है ना, और हिंड्री एफर्ट टुवर्ड सस्टेनेबल लिविंग। और जो हमारे यहाँ पे सस्टेनेबल लिविंग है, हमारी जो लाइफ है, ठीक है ना, उसमें क्या करती हैं यहाँ पे, उसके जो जीने में, उसको जीने में जो आपके यहाँ पे प्रयास होते हैं, जो आपके एफर्ट होते हैं, उनमें क्या करती हैं यहाँ पे समस्याएं लेके आती हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे इन दोनों में तो बोला है कि आपको ऐसी प्रैक्टिसेस करनी है जो क्या होती है, आपके क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करती है। पर यहाँ पे तो आपका वेस्टफुल वाटर का पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है वेस्टफुल वाटर को किस तरह से अपने लाइफ को अफेक्ट करता है, पर दोनों में तो आपके क्या बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की प्रैक्टिसेस के बारे में बात की गई है। तो अगर यहाँ पे आपने ध्यान दिया है तो आर है जो आपका यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्स्ट से अलग है। तो पहले तो अपने को यहाँ पे जो अलग है वो मिल गया है अपने को, तो वो है आपका कौन सा, आर, ठीक है। अब अपन यहाँ पे आगे इनको रीड करते हैं और इनको भी देख लेते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एग्रोफॉरेस्ट्री प्रमोटिंग सॉइल हेल्थ, reduce carbon emission and foster biodiversity, making them essential in the fight against climate change। तो देखिए वही थीम है आपकी कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें शामिल है ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, एग्रोफॉरेस्ट्री और प्रमोट करना सॉइल के हेल्थ को, ये रिड्यूस करता है कार्बन एमिशन को और फोस्टर यानी कि मजबूत करता है, एनहेंस करता है बायोडाइवर्सिटी को, और मेकिंग देम एसेंशियल, और इनको बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, यूजफुल बनाता है ताकि अपन फाइट कर सके किससे, क्लाइमेट चेंज से। एकदम आपका क्या है, एकदम थीम के रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिसेस है सस्टेनेबल प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में अलग अलग आ सकती है, फिर रिड्यूस करना कार्बन एमिशन को, ठीक है ना, और फाइट करना है क्लाइमेट चेंज से। तो एकदम थीम से आपका रिलेट करता है। लास्ट है आपका टी, एम्ब्रेसिंग सस्टेनेबल transportation option like electric vehicle and promotion public transportation not only reduce carbon footprints but also aids in increase a more eco-friendly and resilient urban environment। अब यहाँ पे देखिए सब में अलग अलग यहाँ पे आपकी प्रैक्टिसेस की बात की जा रही है, ठीक है ना। अब टी वाले में कौन सी प्रैक्टिस की बात की गई है कि अपन क्या करते हैं, जो व्हीकल है, ठीक है ना, पेट्रोल की जगह कौन से यूज़ करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल काम में ले, और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ले, यानी कि पर्सनल गाड़ियों का काम कम में ले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए, ताकि क्या हो, यहाँ पे आपका रेड्यूस हो कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि वही कार्बन जो एमिशन है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या हो जाए, कम हो जाए। और साथ ये इसमें इंक्लूड करता है, जोड़ता है कि एक और अच्छा अपन यहाँ पे इको फ्रेंडली यहाँ पे एनवायरनमेंट है, और जो अपना यहाँ पे रहने का जो जगह है उसको क्या कर सकते हैं अपन, इको फ्रेंडली बना सकते हैं। तो ये भी आपका एकदम क्या है, थीम के अकॉर्डिंग है। तो पहले तो अपने को आंसर मिल गया है कि यहाँ से जो सबसे अलग है वो कौन सा है आपका, वो है हमारा आर। तो यहाँ से मिल गया है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। तो पहले तो देखिए आर आपको एक में ही दिखेगा, तो आर एक में ही दिखेगा, तो यानी कि जो पहले आपका आंसर तो हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखते हैं अपन यहाँ पे तीनों को रीड करके क्या वाई है जो आपका यहाँ पे पीछे वाली थीम के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो ये भी अपने को देखना है। तो यहाँ पे अपन रीड करते हैं, इनको देखते हैं कि क्या बोला है आपको।
तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एजुकेशन प्लेज ए vital role in promoting awareness about sustainable practice and inspiring positive change in society। अब यहाँ पे बोला है कि जो एजुकेशन है वो क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रमोट करने में अवेयरनेस, जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, और इंस्पायर करती है पॉजिटिव चेंज सोसाइटी। अपनी थीम थी यहाँ पे क्लाइमेट की, और उससे रिलेटेड जो उसके एमिशन को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, उनके बारे में थी। यहाँ पे एजुकेशन आ गई है और सोसाइटी आ गई है, यानी कि ये अपनी थीम के अकॉर्डिंग नहीं है। वही देखिए, रेस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सच एज रिसाइकलिंग एंड कंपोजिंग प्ले ए critical role in reducing greenhouse gas emission and conserving resources, contributing to a more sustainable and climate friendly future। तो देखिए एकदम थीम के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, ठीक है ना, जैसे कि रिसाइकल करना, कंपोजिशन करना, ठीक है ना, कंपोजिंग करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि अपन क्या कर सके, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कम कर सके और यहाँ पे बचा सके रिसोर्सेज को, और ये कंट्रीब्यूट करता है एक बहुत ही सस्टेनेबल क्लाइमेट फ्रेंडली फ्यूचर में। तो आंसर एकदम आपका सही है, कौन सा है, बी। आगे, अनसस्टेनेबल फॉरेस्ट्री नेग्लेक्ट्स द लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट। अब यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, फॉरेस्ट की, यानी कि जो यहाँ पे अनसस्टेनेबल फॉरेस्ट्री है ये नेग्लेक्ट करती है, यानी कि नज़रअंदाज करती है जो लॉन्ग टर्म हेल्थ है, यानी कि बहुत ही लंबे समय तक जो हेल्थ होती है फॉरेस्ट की, ठीक है ना, उसको नेग्लेक्ट करती है, नज़रअंदाज करती है, जियोपैराडाइजिंग बायोडाइवर्सिटी, और साथ ही क्या करती है, जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, उसको खतरे में डालती है, ठीक है ना। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, किसी को खतरे में छोड़ के भाग जाना, उसको जियोपार्डी बोलते हैं, ठीक है ना। एंड एग्जिबिटिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो और साथ में क्या करती हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये जो आपके यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट है उनको क्या करती है, इनके जो आपके इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन से, इनके इफेक्ट को क्या करती है, एग्जर्बेट करने का मतलब होता है उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है इफेक्ट को। तो यहाँ पे तो आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे तो बात उल्टी बोल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के जो नुकसान होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बता रखा है कि किस तरह से आपके यहाँ पे क्या होता है अगर अपन ऐसे करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन को अटेंड करना है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इसको भी अपन रीड करते हैं और समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला है, बैलेंसिंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑनलाइन इज ए नॉट चैलेंज, यानी कि जो आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी है और सिक्योरिटी है उसका एक बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना क्या है, बहुत ही आपकी क्या है, बहुत ही एक जटिल, बहुत ही एक मुश्किल चुनौती आपके सामने है, ठीक है ना। तो नाउन चैलेंज, नाउन का मतलब क्या होता है, बहुत ही मुश्किल और चुनौती है। विद इंडिविजुअल्स वांटिंग टू प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन वाइल गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एम टू रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी। अब यहाँ पे क्या बोला है, क्योंकि अब ये क्यों है, क्योंकि इंडिविजुअल्स यानी कि हर एक चाहता है कि वो क्या करे, प्रोटेक्ट करे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, जबकि गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एम यानी कि उनका लक्ष्य क्या है, उनका लक्ष्य है कि वो क्या करे, साइबर सिक्योरिटी को यहाँ पे क्या करे, और ज़्यादा मजबूत करे। रोबस्ट का मतलब और ज़्यादा यहाँ पे मजबूत करे। तो यहाँ पे पी में अपन ने रीड किया है, तो पी में अपने को पता चला है यहाँ पे कि क्या करना है, अपने को एक बैलेंस बनाए रखना है, जो आपका क्या है, प्राइवेसी है और सिक्योरिटी है, जो आपकी यहाँ पे पर्सनल। तो ऑनलाइन दुनिया में यानी कि जो ऑनलाइन यहाँ पे हैं उनमें आपकी अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को क्या करना है, बैलेंस बना के रखना, उसको बचाना है। देखते हैं क्यों में थीम मैच करती है या नहीं करती है। द इमरजेंस ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज हैज़ लेड टू ए हीटेड डिबेट ऑन हाउ टू disregard the delicate balance between safeguarding individuals' privacy and ensuring robust cyber security measures। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, तो क्यों में आपको बोला है कि यहाँ पे जो इमरजेंस ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि जो इमरजेंसी यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा नीड है, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उनकी लेड टू हीटेड डिबेट ऑन हाउ टू डिसरिगार्ड, यानी कि एक बहुत ही हीटेड डिबेट यानी कि बहुत ही एक आपका गर्म मुद्दा बन गया है कि कैसे अपन डिसरिगार्ड कर सकते हैं जो डेलिकेट बैलेंस है किन के बीच में, सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल प्राइवेसी यानी कि हर एक की प्राइवेसी को क्या करना, सेफ करना और इंश्योर करना कि ये जो साइबर सिक्योरिटी मेजर है ये आपके क्या है, मजबूत है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्यों में तो आपकी एक अलग ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये क्या कर रहा है, एक डिबेट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, कि हमको ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए, उनके बारे में डिबेट है कि कैसे अपन क्या कर सकते हैं, उनको डिसरिगार्ड कर सकते हैं जो आपकी बैलेंस है किनके, सेफ गार्ड के, प्राइवेसी के
और यहाँ पे इंश्योर करने की बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में। तो यहाँ पे तो अलग थीम थी और क्यू में अलग थीम थी, दोनों में अलग अलग है। अब अपन आर को रीड करेंगे और देखेंगे ये थीम किसके आपके मैच करती है, पी के या क्यू के। तो देखते हैं आर में क्या बोला है आपको। एनक्रिप्शन टेक इज क्रूशियल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ऑनलाइन सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो आपका ऑनलाइन जो सिक्योरिटी है उसके संतुलन को बनाए रखने के लिए यहाँ पे, ठीक है ना, इनेबलिंग सिक्योर्ड कम्युनिकेशन एंड ट्रांजेक्शंस व्हाइल सेफगार्डिंग यूजर डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो ऑनलाइन सिक्योरिटी है उसमें संतुलन बनाए रखने के लिए और सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे एनक्रिप्शन जो एक टेक है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, क्रूशियल, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका जरूरी है, ठीक है ना। अब आगे बोला है कि जो आपका यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है और जो ट्रांजेक्शन होता है, यानी कि जो लेन देन होता है, उसको सुरक्षित रखते हुए जो आपका डाटा है, ठीक है ना, जो आपके डाटा है, जो एक्सेस है, उनको यहाँ पे अनऑथराइज्ड एक्सेस है, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जिनको डाटा नहीं देना चाहिए, जब उनकी पहुंच से क्या करना है, आपके डाटा को सुरक्षित रखना है। तो अगर आर में देखें तो आर में भी क्या कर रहा है, यहाँ पे डाटा को सुरक्षित रखने की बात कर रहा है ऐसे लोगों से जो क्या करते हैं, आपका डाटा चुराने की बात करते हैं, ठीक है ना। तो उनसे क्या करना है, अपने को डाटा को यहाँ पे बचाने की बात की जा रही है। और ये कि ये आपकी बात किस में की जा रही, पी में की जा रही है, क्यू में तो अलग ही डिबेट की जा रही है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी और आर में दोनों में आपकी बात की जा रही है कि अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपने जो पर्सनल डाटा है उसको क्या करना है, बचाना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो इसके हिसाब से तो जो अपना आर है ये क्यू है, ठीक है ना। तो क्यू है जो आपका क्या है, एकदम थीम से अलग हो गया है, और थीम से अलग हो गया है तो यानी कि अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। आगे दूसरे भी अपन स्टेटमेंट रीड कर देते हैं। तो देखिए आगे और क्या बोला है आपको। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैनेज टू delicate responsibility of protecting user data while respecting privacy preference aimed evolving regulations। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, तो उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है कि वो प्रोटेक्ट करे यूजर डाटा को, जबकि रेस्पेक्टिंग प्राइवेसी प्रेफरेंस, ठीक है ना। और साथ ही आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है कि जो यहाँ पे जो उपयोग करता है उनके डाटा की सुरक्षा की जो नाजुक जिम्मेदारियां संभालते हैं और बदले नियम के बीच यहाँ पे प्राथमिकताएं देनी है आपको। जो अभी रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं तो उनमें क्या करना है, जो यूजर का डाटा है उसको प्रोटेक्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, यहाँ पे आपका ये बात की गई है। तो ये भी आपका क्या है, थीम के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं अपन, डाटा को सेव करने की बात कर रहे हैं, यूजर प्रोटेक्टिंग डाटा, ठीक है। आगे देखिए आगे और क्या बोला है यहाँ पे। द राइज ऑफ सर्विलियंस टेक्नोलॉजीज एंड डाटा कलेक्शन प्रैक्टिसेज necessitate a comprehensive approach that safeguards user privacy without compromising the ability to detect and प्रिवेंट साइबर थ्रेट्स। अब यहाँ पे बोला है कि जो राइज यानी कि जो बढ़ोतरी हो रही है सर्विलेंस टेक्नोलॉजी में और डाटा कलेक्शन प्रैक्टिस में, ठीक है ना, नेसेसिएट ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, ठीक है ना। तो उसको ज़रूरत है, आवश्यकता है यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जो क्या करे, सेफ गार्ड करे, यानी कि बचाए जो यूज़र का प्राइवेसी जो है, यूजर की प्राइवेसी उसको बचाए बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, ठीक है ना। द एबिलिटी टू डिटेक्ट है, यानी कि उनके पास में क्षमता होनी चाहिए कि वो डिटेक्ट कर सके और प्रिवेंट यानी कि रोक सके, दूर रख सके साइबर थ्रेट्स को, यानी कि जो आपके साइबर खतरे होते हैं उनको क्या कर सके, रोक सके। तो टीम में भी यही बोला है, डाटा को बचाना है और जो उसको खतरा करते हैं उन लोगों से क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है और उनको दूर रखना है। तो यहाँ से आंसर अपना क्या हुआ, क्यू। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्यू कहाँ है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्यू है डी में, ठीक है। तो अब अपन इनको रीड कर देते स्टेटमेंट को और यहाँ पे देखते हैं क्या थीम मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो आगे बोला है आपका कंसर्न अबाउट प्राइवेसी इंक्लूड द कलेक्शन, स्टोरेज एंड यूज ऑफ डाटा बाय वेरियस एंटिटीज सच एज गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे बोला है कि जो कंसर्न यानी कि जो चिंताएं हैं प्राइवेसी को लेके, जिसमें शामिल है जो कलेक्शन, स्टोरेज और यूज़ करना डाटा का, किनके द्वारा, जो आपके बहुत सारे एंटिटीज़ है जैसे कि गवर्नमेंट है, कॉरपोरेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपको एक जनरल बात बोली गई है कि अपने को क्या करना चाहिए, कंसर्न यानी कि चिंताएं होती है हमारी प्राइवेसी की। यहाँ पे किसी तरह की डाटा को सेव करने की बात नहीं की गई है एक्स में, ठीक है ना। तो अपनी पूरी थीम ही थी कि डाटा को सेव करना है यहाँ पे, ठीक है ना, प्राइवेसी और सिक्योरिटी रखनी है हमारे डाटा की। पर यहाँ पे तो आपको बोला है कि यहाँ पे तो क्या हो रही है कि ये जो कंपनियां हैं अपना डाटा है जो क्या करती, यूज़ करती, सिर्फ यही आपको बात बोली गई है,
वाई में देखिए क्या बोला है, वाई में बोला है आपको यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग रेफर्स टू यूज ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो यहाँ पे बोला है जो ऑनलाइन लर्निंग है वो रेफर करती है कि यूज़ करते हैं अपन डिजिटल रिसोर्सेज को और टेक्नोलॉजीज को, ताकि अपन क्या कर सके, किसके पर्पज से, एजुकेशन पर्पज से अपन क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। और अलाउ करता है स्टूडेंट को ताकि वो एक्सेस कर सके एजुकेशनल मटेरियल्स को और पार्टिसिपेट कर सके कोर्स को थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा क्या कर सके, एजुकेशनल मटेरियल को वो प्राप्त कर सकता है और उनके कोर्सेज को क्या कर सकता है, वो इंटरनेट के द्वारा उनको देख सकता है, उसमें भाग ले सकता है। तो ये तो आपका अलग ही बोल रहा है, जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके बारे में ये बात कर रहा है, तो ये भी थीम से रिलेटेड नहीं है। साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन इज विटल। तो यहाँ पे बोला है साइबर सिक्योरिटी जो एजुकेशन है ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि किस तरह से है, जो ऐसी एजुकेशन देना जिससे अपन क्या कर सके, जो फ्रॉड होते हैं उनसे बच सके। अब ये क्या करता है, ये साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन क्या करती है, ये एम्पावर यानी कि मजबूत करती है हर एक व्यक्ति को, ताकि वो समझ सके कि इम्पोर्टेंस यानी कि कितना ज़रूरी है दोनों, कौन कौन से दोनों, प्राइवेसी और सिक्योरिटी डिजिटल दुनिया में, एक मोर इन्फॉर्म्ड ऑनलाइन कम्युनिटी, यानी कि एक और ज़्यादा आपकी इन्फॉर्म्ड ऑनलाइन कम्युनिटी है, ठीक है ना। तो जेड में वही थीम है आपकी, क्या करना, प्राइवेसी और सिक्योरिटी को क्या करना है, हमारे जो डाटा है उसको बचाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसको बचाने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एजुकेशन देंगे, यानी कि उनको सिखाएंगे। तो एकदम सही बात है आपकी यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेंस लेवल है वो भी पीओ मेंस लेवल है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी रीडिंग आती है आपको, तो आप आराम से है जो क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। तो यहाँ पे भी अपन रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या हो सकता है आपका। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट है आपका, रिसेंट एडवांसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी हैव पेव्ड द वे फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग innovations in medicine offering the potential to revolutionize diagnostics and treatment approaches। यहाँ पे बोला है कि जो अभी जो एडवांसमेंट हुए बायोटेक्नोलॉजी में, यानी कि जो प्रगति हुई है किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में, वो क्या करती है, वो आपका यहाँ पे जो पेव द वे ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन, यानी कि जो नई नई इनोवेशन हो रही है उसके रास्ते में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करती है, किसमें, मेडिसिन में। और साथ ही ऑफर करती है पोटेंशियल, यानी कि जो सामर्थ्य, शक्ति, उसको क्या करती है, ऑफर करती है रेवोल्यूशनाइज्ड डायग्नोस्टिक, यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है डायग्नोस करने में, यानी कि आपको क्या बीमारी है उसको जांचने में, और ट्रीटमेंट की जो अप्रोचेस है उनमें भी क्या करती है, यहाँ पे आपके बदलाव लेके आई, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आई है, यहाँ पे बात की गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन कम से कम 3 स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तब जाके अपने को यहाँ पे थीम पता चलेगी कौन सा है या नहीं है। अभी फिलहाल पी में तो क्या बात की गई है, तो पी में आपकी बात की गई है यहाँ पे कि कैसे जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें आपका क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट है जो आपका जो मेडिसिन है और जो इलाज करते हैं उसमें पड़ रहा है। तो पी से अभी फिलहाल अपने को ये समझ में आया है। क्यू में देखते हैं, तो क्यू में आपका क्या हुआ है यहाँ पे, synthetic biology advancement offer the ability to engineer biological system for specific purposes, potentially leading to the creation of novel therapies and diagnostic tools। तो आपका अब यहाँ पे क्यू में क्या बोला है, तो क्यू में बोला है कि जो आपकी सिंथेटिक जो बायोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो ऑफर करती है आपको एबिलिटी टू इंजीनियर बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि यहाँ पे क्या कर सके, जो आपके नए नए जो बायोलॉजिकल सिस्टम है और स्पेसिफिक पर्पज़ है उनको यहाँ पे इंजीनियर करने की क्षमता प्रदान करने की बात की गई है, और पोटेंशियली, और साथ ही पोटेंशियली लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ, और यहाँ पे आपको यहाँ पे सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करती है कि आप क्या कर सको, क्रिएशन, यानी कि क्रिएट कर सको, पैदा कर सको नए, नॉवल का मतलब क्या होता है, नए थेरेपीज़ और डायग्नोस्टिक टूल्स को यहाँ पे क्या कर सको, बना सको। तो देखो क्यू में भी अपन ने रीड किया तो यहाँ पे पता चला है कि जो आपकी बायोलॉजी एडवांसमेंट है, यानी कि वही आपका जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, तो उसमें आपको यहाँ पे एबिलिटी दी है कि किस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, नए नए यहाँ पे इलाज करने में, ठीक है ना, डायग्नोस करने में उनके तरीके को खोज सकते हैं, ठीक है ना। तो पी और क्यू में तो आपकी थीम मैच कर रही है, यानी कि आपको यहाँ पे बदलाव आ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में, और यहाँ पे बदलाव आने से आपका जो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इलाज करने में, जो मेडिसिन में, जो आपके ट्रीटमेंट है, थेरेपीज़ में, उनमें क्या आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में। तो पी और क्यू दोनों सेम है, कभी भी दो स्टेट में सेम थीम आ जाए तो वही आपकी थीम हो जाती है। तो अब देखेंगे अलग किस में है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आगे अपन चलते हैं। बायोटेक्निक
technological developments in the field of regenerative medicine offer the potential to repair and replace damaged tissues। अब यहाँ पे बोला है कि जो बायोलॉजिकल आपके डेवलपमेंट हो रहे, परिवर्तन हो रहे हैं इन द फील्ड ऑफ रीजेनरेटिव मेडिसिन, यानी कि उस क्षेत्र में जहाँ पे आप रीजेनरेटिव मेडिसिन ऑफर करते हैं ताकि पोटेंशियल यानी कि आप में सामर्थ्य आए कि आप रिपेयर कर सको किसको और रिप्लेस कर सको डैमेज टिश्यूज को, यानी कि जो आपके टिश्यूज होते हैं जो आपके क्या होते हैं डैमेज होते हैं उनको तो या तो आप ठीक कर सकते हैं या उनको चेंज कर सकते हैं और प्रोवाइड करता है एक नई उम्मीद पेशेंट के लिए विथ डिजेनरेटिव डिजीज एंड इंजरीज, यानी कि जो आपकी यहाँ पे ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी आपकी चोटें हैं, ऐसे रोग हैं जो क्या है ठीक होने लायक नहीं है, उनको ठीक करने में यहाँ पे एक पेशेंट के लिए जो आपके यहाँ पे लोग हैं पेशेंट हैं उनके लिए नई उम्मीद लेके उनको नई एक उम्मीद प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी क्या है जो आपके डेवलपमेंट हो रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में और किस तरह से इलाज पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में है। तो आर भी आपका एकदम थीम के हिसाब से है। आगे चलते हैं एस पे। बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म cells and biological system to develop or create products and technologies that benefit various field including medicine, agriculture and industry। अब यहाँ पे इसमें बोला है आपको कि जो बायो टेक्नोलॉजिकल है, ठीक है ना, तो बायोटेक टेक्नोलॉजी है आपकी जो शामिल है किसमें यूज करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सेल्स को और बायोलॉजिकल सिस्टम को ताकि अपन डेवलप कर सके और क्रिएट कर सके क्या ऐसे प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजीज जो बेनिफिट करती है आपके अलग अलग फील्ड में जिसमें मेडिसिन, एग्रीकल्चर और आपका इंडस्ट्री शामिल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो जो आपके ऊपर के 3 स्टेटमेंट थे उसमें तो अपन ने यहाँ पे बात की थी जो नए नए आपके क्या हो रहे हैं डेवलपमेंट हो रहे हैं तो उससे आपका यहाँ पे जो इलाज है जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन एस में आपको एक डेफिनेशन दे दी है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे ये बायोटेक्नोलॉजी है वो किस किस काम में शामिल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तरह से इसको बता दिया कि ये इस फील्ड में, यानी कि देखिए फील्ड अलग अलग दे रखे हैं, मेडिसिन दे रखा है, एग्रीकल्चर दे रखा है, इंडस्ट्री दे रखा है, पर अपनी जो मेन थीम थी वो कौन सी थी, हमारी मेन थीम थी ओनली मेडिसिन और इलाज करने में किस तरह से चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अगर देखोगे तो एस है जो यहाँ पे अभी फिलहाल तो अपने को क्या लग रहा है अपना जो थीम से अलग है वो लग रहा है, तो अभी टिक कर देते हैं, फिर देखेंगे क्या आपका टी है जो थीम को मैच करता है या नहीं करता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे टी में क्या बोला है, एडवांसमेंट इन बायोफार्मास्यूटिकल्स इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोनोलियल एंटीबायोटिक्स एंड थेरापेटिक प्रोटीन्स आर ट्रांसफॉर्मिंग द लैंडस्केप ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो देखिए एकदम यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो बदलाव आ रहे हैं आपके बायोफार्मास्यूटिकल्स में जिसमें शामिल है डेवलपमेंट करना मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का, अपने बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनका क्या करना निर्माण करना, और यहाँ पे थेरेपिट प्रोटीन्स, ठीक है ना, उनका निर्माण करना, और ट्रांसफॉर्मिंग यानी कि बदलाव करना जो लैंडस्केप है ड्रग डिस्कवरी का और ट्रीटमेंट ऑप्शन का है उसमें क्या करना बदलाव करना। तो टी आपका एकदम क्या है थीम से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है उसमें बदलाव और उससे इलाज में जो मेडिसिन में है किस तरह से बदलाव आएंगे इसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ से आपको पहले तो अपना आंसर मिल गया है कि जो अलग है वो कौन है, एस है। जब एस अलग है तो यहाँ पे एस कहाँ है आपका, एक ही जगह है सी में। तो अब अपन यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट को रीड कर देते हैं। आंसर तो मिल गया आपका एस वाई, तो आप इतना करके भी है जो क्या कर सकते हो पता कर सकते हो, और फिर अगर आपको चेक करना है तो सिर्फ कहाँ जाओगे आप वाई पे जाओगे। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ बातें अपन डिस्कस कर देते हैं एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में देखना है आपको यहाँ पे पहले तो जो आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं वो आगे वाले, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आगे वाले आपके 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं PQRST, उन 5 को रीड कर देना है, उनमें से जो अलग है, ठीक है ना, तो अलग है तो आपको पता चल जाएगा, उसको फाइंड कर देना है। फिर इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं उनको देख लेना है, आंसर मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे तीनों रीड नहीं करना है, अब आपको यहाँ पे सिर्फ वाई रीड करना है और देख लेना है वो आपका थीम के अकॉर्डिंग है, तो बस आंसर टिक करके आगे मूव करना है। यहाँ पे अपन सीख रहे हैं इसके हिसाब से मैं आपको तीनों रीड करके समझा रहा हूँ, नहीं तो आपको नहीं करना है रीड। जो सिर्फ आपका आंसर में है ऑप्शन में है उसको रीड कीजिए, थीम से मैच करता है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, नहीं करता है तो आपको वापस क्वेश्चन रीड करके और डिटेल्स में उसको समझना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जो आपको क्या करती है एग्जाम में टाइम बचाती है, ठीक है ना। तो वैसे भी इंग्लिश को समझने में आपको टाइम तो लगता ही है, सबको जनरली लगता ही है, और इनकी लैंग्वेज भी क्या होती है थोड़ी टफ होती है मेंस में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है।
एडवांसेस इन कम्युनिकेशन। तो पहले तो आपका आंसर कौन सा हो गया था, तो अपने यहाँ पे जो आंसर किया था वो क्या था आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, जो एस था आपका थीम से रिलेटेड नहीं था। अब यहाँ पे देखते हैं एडवांसेस इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है फैसिलिटेड इंस्टेंट एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे तो कम्युनिकेशन की बात की गई है, जो टेक्नोलॉजी है आपकी कम्युनिकेशन की, तो वो इंस्टेंट और ग्लोबल कम्युनिकेशन करती है आपके यहाँ पे, तो थीम से रिलेटेड ही नहीं है अपनी, तो मेडिकल थीम है, और यहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजिकल है उससे रिलेटेड है। Precision medicine, fluided by biotechnological breakthroughs, seeks to tailor medical interventions to individuals' genetic profiles, optimistic efficiency and minimize the side effect। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, थोड़ी लैंग्वेज टफ है, समझने का ध्यान रखना आप कि जो यहाँ पे आपकी जो बायोटेक्नोलॉजिकल है उसमें जो आपको ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, सक्सेस मिलना, जो सफलताएं मिली है उससे प्रेरित होकर यहाँ पे प्रिसिशन मेडिसिन है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपका इंडिविजुअल्स यानी कि हर एक व्यक्ति का जो यहाँ पे आनुवांशिक प्रोफाइल है उसके लिए चिकित्सा यानी कि जो मेडिसिन का यहाँ पे इंटरवेंशन है वो क्या करती है, अनुकूलित करने के लिए यहाँ पे क्या करती है आपके उनको प्रभावकारिता को अनुकूलित करने और जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं उनको कम करने का प्रयास करती है। यानी कि कुल मिला के क्या है, सक्सेस मिली है, यानी कि कुछ ना कुछ तो आपने क्या किया, नया किया है। और यहाँ पे क्या करती है, मिनिमाइज करती है साइड इफेक्ट को, यानी कि और ऑप्टिमाइज करती है एफिशिएंसी को। जो जेनेटिक प्रोफाइल वगैरह होती है, यानी कि क्या करते हैं, जो इलाज के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, तो वही एकदम थीम से रिलेटेड है। जेड देखिए, हेल्थ केयर एनकम्पासेस द मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग थ्रू द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिकवरी ऑफ इलनेस और इंजरी। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है आपको यहाँ पे जो हेल्थ केयर है आपका, ठीक है ना, तो हेल्थ केयर है एनकम्पासेस द मेंटेन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, यानी कि जो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, उसमें बीमारी या चोट की रोकथाम, उससे बचना, उसका उपचार करना, सुधार के माध्यम से क्या करते हैं अपन, जो अपना फिजिकल और जो मेंटल जो अपना यहाँ पे क्या है स्वास्थ्य है उसका रख रखाव करना, यानी कि उसका क्या करना, ध्यान रखना, और उसका सुधार है जो इसमें शामिल है। तो यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं, अपने फिजिकल और मेंटल यहाँ पे हेल्थ के बारे में बात की जा रही है, ना कि यहाँ पे नई इनोवेशन की और ट्रीटमेंट की बात की जा रही है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं कि इसमें आपको क्या बोला है। तो देखिए, the changing climate contributes to an increase in frequency and intensity of creation disasters such as hurricanes, floods and wildfire। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें कंट्रीब्यूट करता है कि इंक्रीज हो रही फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही, और इंटेंसिफाई यानी कि जो प्रभाव है, ठीक है ना, किसी चीज़ का जो इफेक्ट होता है वो आपका क्या हो रहा, बढ़ रहा है, किसका, जो आपके सर्टेन डिजास्टर है, क्या क्या है, जैसे कि हरिकेन है, फ्लड है, वाइल्ड लाइफ है, तो इनका जो प्रभाव है, पहले तो क्या आते थे, कम आते थे, अब इनका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि ये और ज़्यादा अधिक खतरनाक आते हैं और क्या करते हैं, और ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो अब आगे देखते हैं क्यों में क्या बोला गया है। Comprehensive community engagement and education are fundamental strategies for effective disaster preparedness, ensuring that individuals are informed and ready to respond in time of crisis। अब यहाँ पे देखिए, जो कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिटी होती है, ठीक है ना, इंगेजमेंट यानी कि वो क्या करती है, शामिल होती है, भाग लेती है, और एजुकेशन में, ठीक है ना, एजुकेशन में, और फंडामेंटल स्ट्रेटजीज होती है जो इफेक्टिव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, यानी कि जो आपका यहाँ पे जो डिजास्टर वगैरह आते हैं तो उनके यहाँ पे क्या करते हैं, उनको अपन सिखाते हैं किस तरह से आपको तैयार रहना है उसके बारे में, ताकि इंश्योर करता है कि हर कोई व्यक्ति, ठीक है ना, इन्फॉर्म्ड रहे, यानी कि उसको जानकारी रहे और रेडी रहे कि जब आपका कोई भी यहाँ पे कोई भी आपके नेचुरल डिजास्टर आता है तो किस में क्या करना है, किस तरह से रेडी रहना है, किस तरह से रेस्पॉन्ड करना आपको, ताकि आप अपनी क्या कर सको, अपनी और दूसरों की जान बचा सको। तो पी में तो यहाँ पे आपका सिर्फ क्या बोला है, जो आपके नेचुरल डिजास्टर है उनके बारे में बोला है, और क्यू में बोला है कि किस तरह से अपन नेचुरल डिजास्टर में रेस्पॉन्ड करेंगे और उनसे बचेंगे, ठीक है ना। जो स्ट्रेटजीज के बारे में बोला है कि किस तरह से आपको तैयार रहना है और रेस्पॉन्स करना है। तो दोनों में अलग अलग आपकी यहाँ पे क्या है, थीम है। अब आर को देखते हैं, जिसमें आर में मैच करेगी वही क्या होगा आपका, उसके अलावा जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो देखिए, establishing robust communication system and protocols is a crucial component of disaster
preparedness, enabling swift and coordinated response among emergency services and the public। तो आर में क्या बोला है आपको? तो आर में आपको यह बोला है कि जब आप स्टेब्लिश करते हैं एक रोबस्ट कम्युनिकेशन, एक बहुत ही बड़ा आपका कम्युनिकेशन जिससे लोग क्या होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम जिससे लोग क्या होते हैं, जुड़ सकते हैं, बहुत ही रोबस्ट यानी बहुत ही बड़ा, जिसमें और प्रोटोकॉल्स और इस तरह के ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जो क्रिटिकल आपके कंपोनेंट होते हैं डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए, ठीक है ना। और ये इनेबल करते हैं शिफ्ट एंड कोऑर्डिनेट यानी कि मिलजुल के काम करना और रेस्पॉन्स करना उन सब का कि इमरजेंसी सर्विस में, और ठीक है ना। तो ऐसे डिजास्टर वगैरह आते हैं, इमरजेंसी सर्विस होती है, तो उसमें पब्लिक किस तरह से आपका रिएक्ट करती है, किस तरह से रेस्पॉन्स करती है, इस तरह का क्या करना आपको एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम और प्रोटोकॉल को आपको क्या करना है, रेस्पॉन्स यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पे क्यू में भी यही बोला है किस तरह से आपको रेस्पॉन्स करना है, किस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, रिएक्ट करना है। आर में भी यही बोला है, तो इसका मतलब है जो अपने को आंसर जो मिला है अपना कौन सा है, पी है। अब दूसरे रेड कर देते हैं यहाँ पे। Regular drills and simulations are essential tools for testing and refining disaster responses plans, helping to identify strengths and weakness in preparedness strategies। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जो रेगुलर ड्रिल होती है और जो सिमुलेशंस होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी टूल है। एसेंशियल का मतलब बहुत ही ज़रूरी टूल है ताकि टेस्ट कर सके, आप जांच सके और रिफाइनिंग डिजास्टर रेस्पॉन्सेस प्लान्स, और वापस जो आपकी जो प्लान है उनको क्या कर सको। मान लो कहीं कोई गलती हो, ठीक है ना, टेस्ट करोगे गलती आएगी, तो गलती आएगी तो उसको क्या कर सको आप, जो उन प्लान है डिजास्टर प्लान्स को आप क्या कर सको, ठीक कर सको, वापस से अरेंज कर सको उनको। और हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, जो आपको जांचने में, परखने में, ठीक है ना, कि स्ट्रेंथन्स कि आपकी मजबूती क्या है और आपकी कमजोरी क्या है, आप जब ये तैयार रहने के लिए जो स्ट्रेटजीज बनाते हो उसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टेस्ट करने हैं और उसमें जो कमियां आती है कि आपकी मजबूती क्या है और आपकी कमजोरी क्या है, उसके हिसाब से फिर क्या करते हैं आप अपने प्लान को, रेस्पॉन्स को क्या करते हो, बदलते हो। तो यहाँ पे भी ये भी बोला है किस तरह से रेस्पॉन्स करना है, किस तरह से तैयार रहना है, उसके बारे में बात की गई है। टी, कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसी, यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनके बीच में क्या करना है, यहाँ पे एक समझौता करना है, ठीक है ना। यहाँ पे पार्टनरशिप करनी है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एजेंसी के साथ में, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ में, और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ में। क्यों? ताकि एनहेंस कर सके इफेक्टिवनेस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की, यानी कि जो आप यहाँ पे डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है उसके लिए तैयार हो रहे हो, ठीक है ना, उसके लिए यहाँ पे क्या कर सको आप, इफेक्टिव, उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव उसको और ज़्यादा बढ़ा सको, और रेस्पॉन्स एफर्ट्स, और आपकी जो एफर्ट्स है उनको रेस्पॉन्स कर सको, फोस्टिंग और ज़्यादा मजबूत कर सको यूनिफाइड अप्रोच को। यानी कि आपने देखा होगा कि नॉर्मल स्कूलों वगैरह में आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, जो गवर्नमेंट के और या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते हैं और आपको दिखाते हैं कि आग से कैसे बचना है, भूकंप आए तो क्या करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो यही बात आपकी यहाँ पे बोली गई है कि किस तरह से रेस्पॉन्स करना है, किस तरह से आपको बचना है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया है आपका ऑप्शन नंबर पी। अब यहाँ पे देखते हैं अपन कि आपका यहाँ पे क्या हो सकता है अपन, तो पी वाला कहाँ है आपका। तो देखिए पी किस में है, ई में है। तो यानी कि अब आपको सिर्फ एक्स वाला रीड करना है, और ये अगर आपका मैच हो जाए तो आगे बढ़ जाना आपको, ठीक है ना। पर अपन यहाँ पे तीनों समझेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आपका हो सकता है। तो देखिए, प्री पोजिशनिंग ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड रिसोर्सेज इन स्ट्रेटेजिक लोकेशन इज ए procurative strategy to ensure a rapid and efficient response to disaster, minimize delays in critical and delivery। अब यहाँ पे बोला है कि जो प्री पोजिशनिंग यानी कि पहले से तैयार रहना, पोजीशन लेनी है, चीज़ों को रख देना पहले से ही तैयार, किनका, जो एसेंशियल सप्लाईज होती है। यानी कि जब मान लो कोई डिजास्टर आ गया तो आपको क्या क्या जरूरी चीज़ें चाहिए, उनको आप पहले से क्या कर दो, अपनी जगह पे रख दो, ताकि जब भी नेचुरल क्लेमिटी आए तो आप उन सामान को लेके क्या कर सको, निकल सको, ठीक है ना। और ये रिसोर्सेज है, स्ट्रेटजी लोकेशंस है, ये इन सबको क्या करना है, ऐसी स्ट्रेटजी आपको बना देनी है ताकि इंश्योर करे रैपिड और एफिशिएंट रेस्पॉन्ड जब डिजास्टर आए, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि मान लो कि भूकंप आ गया है या फिर बाढ़ आ गई है तो आप उस टाइम सामान ढूंढो कि मेरे को क्या चाहिए, मेडिसिन चाहिए, कंबल चाहिए, ठीक है ना, कि गर्म कपड़े चाहिए, क्या चाहिए, इस तरह से आप उस टाइम ढूंढोगे, ठीक है ना। तो उस टाइम तो पॉसिबल होगा नहीं। तो इसके लिए बोला है पहले से ही आपको क्या करना, तैयार रहना है, ये जो सामान है इनको तैयार रखना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, मिनिमाइज होगा डिलेज इन क्रिटिकल एंड डिलीवरी में, ठीक है ना। तो ऐसी समस्या में, ऐसी क्रिटिकल टाइम में आपका
ठीक है ना, जो देरी होगी बहुत कम होगी और आपके जो सेफ रहने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एकदम सही बोल रहा है, आपको रेडी रहना है, रेस्पॉन्स करना उसके बारे में ही बोला गया है, एकदम सही है। नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक, हरिकेन्स, फ्लड एंड वाइल्ड फायर आर अनप्रिंसिटेबल, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल। यानी कि जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं जैसे अर्थक्वेक है, भूकंप है, फ्लड है, वाइल्ड फायर है, ये क्या है, आप कभी भी इनका अनुमान नहीं लगा सकते हो, कभी भी आपको पहले से पता नहीं चलेगा कि क्या है, अचानक आती है ये। एंड देयर ऑक्यूरेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर, और ये जो आते हैं ये आपके बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत सारे आपके फैक्टर। तो देखिए वाई है जो आपका पी से क्या करता है, मैच करता है। पी में भी नेचुरल डिजास्टर के नाम लेके उनके बारे में बोला है और वाई में भी बोला है, इसलिए ये भी आपका थीम के रिलेटेड नहीं है। टू स्टे इन्फॉर्म अबाउट पोटेंशियल डिजास्टर इन योर एरिया, अब यहाँ पे बोला है कि जो अपने एरिया में है, यहाँ पे जो आपके यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आते हैं उनके बारे में जानकारी रखने के लिए इट्स एसेंशियल टू फॉलो लोकल एंड नेशनल न्यूज़, मॉनिटर वेदर फोरकास्ट। तो आपको क्या करना है, जो आपके यहाँ पे लोकल और जो इंटरनेशनल समाचार है उनका पालन करना है, उनको सुनना है, ठीक है ना, फोरकास्ट को, और अवेयर रहना है एनी अलर्ट के लिए और वार्निंग के लिए, किसी भी अलर्ट और वार्निंग के लिए अवेयर रहना है जो इशूड बाय रेलेवेंट अथॉरिटीज़, जो किसी भी रेलेवेंट अथॉरिटी के द्वारा आपको दी जाती है। जेड में देखिए यहाँ पे तो आपको ये नहीं बोला है कि जो नेचुरल डिजास्टर आता है उसमें किस तरह से रेस्पॉन्स करना है या किस तरह से आपको क्या करना है, सेफ होना है। यहाँ पे तो सिर्फ आपको बताया है कि पहले कैसे तैयारी करनी है, कि आपको चौकन्ना रहने की बात की गई है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ई होगा। आगे मूव करते हैं, तो इस टाइप का आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसके और मूव करते हैं और इसको भी समझते हैं अपन कि यहाँ पे क्या बोला है। तो ध्यान से समझिएगा आपको। तो देखिए, द इन्फ्लक्स ऑफ टूरिज्म कैन ब्रिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू हिस्टोरिकल साइट्स। तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो यहाँ पे टूरिज्म है, यानी कि जो आपके यहाँ पे जो घूमने के लिए आपके टूरिस्ट आते हैं, ठीक है ना, तो उनके आगमन से क्या होता है, जो ऐतिहासिक आपकी हिस्टोरिकल साइट्स होती है उनको क्या मिल सकता है, यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। मान लो कहीं आप घूमने जाते हैं तो देखिए विदेशी वगैरह या कोई पर्यटन वगैरह आते हैं, तो उस जगह पे क्या होता है, आप उस जगह को घूमते हैं तो वहाँ का टिकट लेते हैं, उनको देते हैं। आसपास की जो जगह होती है वहाँ पे होटल में रहना, खाना पीना, घूमना करना, ठीक है ना, वहाँ से सामान लेना, तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट होती है, ठीक है ना। बट देयर आर ए डेलिकेट बैलेंस टू स्ट्राइक एज एक्सेसिव फूड ट्रैफिक में लेड टू वियर एंड टीयर द दीज कल्चरली सिग्निफिकेंट प्लेसेस। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि अत्यधिक पैदल यहाँ पे चलने से जो आपकी ट्रैफिक होता है उससे क्या हो सकता है, आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ हो सकती है और उनके कारण यहाँ पे क्या होता है, ये जो कल्चरली सिग्निफिकेंट प्लेसेस है इनको क्या हो सकता है, यहाँ पे इनको नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपका बात बोली है, टूट फूट सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इनको ज़्यादा भीड़ भाड़ से हाथ वगैरह लगा होते हैं तो टूट फूट सकते हैं, यानी कि उनको नुकसान पहुँच सकता है। आगे, टूरिज्म हैज़ द पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ historical sites by generating revenues for restoration project and creating awareness about the importance of the cultural heritage। अब देखिए यहाँ पे क्यों में बोला है कि टूरिज्म है, यानी कि पर्यटन के पास में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके प्रिजर्वेशन, यानी कि बचा सके जो हिस्टोरिकल साइट है उनको, और जनरेट कर सके रेवेन्यू को, किसके लिए, जो रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है उनके लिए क्या कर सके, रेवेन्यू, यानी कि पैसे जुटा सके और क्रिएट कर सके अवेयरनेस को लोगों के बीच में कि ये हिस्टोरिकल साइट क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे पूर्वज ने क्या किया था, उनकी यादों को बताने के लिए, हमारा इतिहास बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अपने पी और क्यू दो स्टेटमेंट पढ़े हैं और दोनों में अपने को यहाँ पे बताया कि टूरिज्म किस तरह से आपका यहाँ पे है जो बेनिफिट होता है, किसके लिए, हिस्टोरिकल साइट्स के लिए, और साथ ही जो ट्रेडिशन होते हैं हमारे उनके लिए, और साथ ही इनसे इकोनॉमिक बेनिफिट भी आपको क्या होता है, प्रोवाइड होता है। तो पी और क्यू में दोनों में हुआ है। आगे, द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन हिस्टोरिकल साइट अंडरस्कोर्स द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग दैट consider not only physical preservation but also the social and economic well-being of the communication involved। अब यहाँ पे बोला है कि जो इम्पैक्ट होता है टूरिज्म का हिस्टोरिकल साइट पे, ठीक है ना, तो उसको ज़रूरत होती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी, किस तरह से लोग आएंगे, घूमेंगे, करेंगे ये, और कंसिडर्स नॉट ओनली फिजिकल प्रिजर्वेशन, यानी कि सिर्फ वहाँ पे आपको यहाँ पे फिजिकल प्रिजर्वेशन ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग का भी आपको ध्यान रखना है, कम्युनिटीज़ का जो उसमें शामिल होती है। तो वही बात है यहाँ पे कि आपका टूरिज्म है जो क्या करता है, हिस्टोरिकल साइट को बचाता है और यहाँ पे आपको वेलबींग को
ठीक है ना, जो फिजिकल है जो इकोनॉमिक है यहाँ पे उसको क्या करता है, फायदा पहुंचाता है। आगे आगे देखिए, इंक्रीज विजिटेशंस टू हिस्टोरिकल साइट्स कैन लीड टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस। तो यहाँ पे बोला है कि अपन हिस्टोरिकल साइट पे घूमने जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पर्यटनों की संख्या बढ़ने से यहाँ पे क्या हो सकती है, जो यहाँ पे आपकी हो सकती है जो एनवायरमेंट चैलेंजेस है वो आपके यहाँ पे बढ़ सकते हैं, सच एज पॉल्यूशन एंड हैबिटेट डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे पॉल्यूशन हो सकता है आपका यहाँ पे, साथ ही जो आपका हैबिटेट डिस्टर्बेंस है वो हो सकती है, उस जगह पे आपकी डिस्टर्बेंस हो सकती है, भीड़ भाड़ होगी तो। रिक्वायरिंग सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिस टू मिटिगेट नेगेटिव इम्पैक्ट। तो आपको यहाँ पे क्या करना, अच्छे से प्लानिंग बनानी है उस जगह पे, किस तरह से लोग आएंगे, क्या मैनेज करना है सारा, और इस तरह की प्रैक्टिसेस करनी है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि क्या हो, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या हो जाए, आपका कम हो जाए। ठीक है ना, लास्ट टी देख लेते क्या है। While tourism provide opportunities for culture exchange, there's a risk of commodifying traditions for commercial gain, potentially diluting their authenticity and significance। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि हालांकि जो आपका यहाँ पे पर्यटन है सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर प्रदान करता है, लेकिन इसमें जो आपको क्या होता है, इसमें आपको व्यापारिक लाभ होता है, ठीक है ना, कॉमर्शियल गेन होता है, और इसके लिए परंपराओं का यहाँ पे क्या होता है, जो जोखिम यहाँ पे होता है कि अपन क्या करते हैं, अपनी परंपराएं छोड़ देते हैं, इस तरह से क्या होता है, जोखिम होता है, जिनसे उनकी यहाँ पे प्रामाणिकता और महत्व कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अभी अपने जितने भी यहाँ पे जो स्टेटमेंट पढ़े हैं उन सब में आपको PQRS में बताया है कि हिस्टोरिकल यहाँ पे साइट है, वहाँ पे पर्यटक लोग घूमने आते हैं, उनका क्या बेनिफिट है, पैसे वगैरह मिलते हैं, इस तरह से आपको बता रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो उसको यहाँ पे किस तरह से कम करना है वो भी बोल रखा है, लेकिन टी में तो आपको यहाँ पे बोला गया है, पूरी नेगेटिव बात कर रखी है। टोन कैसी इसकी नेगेटिव है कि पैसे तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम अपनी परंपराओं को छोड़ देंगे, और जो उनका महत्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि टीम में कुल मिला के आपको बोला जा रहा है कि जो ज़्यादा पर्यटन आते हैं तो उनको नहीं आने देना है, ये आपको बोला गया है। तो इसके हिसाब से देखें तो टी आपका क्या हो गया, एकदम कॉन्टेक्स्ट से अलग हो गया है। तो अभी फिलहाल तो अपने को आंसर मिल गया है टी। अब यहाँ पे देखिए टी कहाँ है आपका, तो टी है जो हमारा ए में है, तो पहले तो आंसर मिल गया ए। अब इनको अपन रीड कर देते हैं और समझते हैं कि क्या ये आपका सही है या नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए रीड करते हैं यहाँ पे, सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस सच एज promoting low impact travel and eco-friendly accommodations are essential for minimizing the environmental footprint of tourism। अब यहाँ पे बोला है कि सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिस है जैसे कि प्रमोट करना लो इम्पैक्ट ट्रैवल को और इको फ्रेंडली अकोमोडेशंस को, ठीक है ना, जो आपके यहाँ पे जो यात्रा और जो घर होता है, अकोमोडेशन का मतलब जहाँ पे आप रहते हो इको फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे आप ट्रैवल करते हो वो भी इको फ्रेंडली होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप मिनिमाइज कर सको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को टूरिज्म का। तो यहाँ पे तो आपको अलग ही बात बोली जा रही है, ठीक है ना, टूरिज्म से मतलब ही नहीं, यहाँ पे तो एनवायरमेंट की बात आ गई है कि किस तरह से एनवायरमेंट को बचाना है, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। आगे देखिए, स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन एक्सेसिबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल क्वाड्स। यहाँ पे बोला है कि पहुँच और उसको बचाने के लिए, जो संतुलन बनाने के लिए यहाँ पे जो आपका विजिटर का कोटा है, क्वाड्स का मतलब क्या होता है, उनका जो कोटा है, ठीक है ना, यानी कि जो एक अलॉट किया गया जो नंबर है, जो टाइम रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि जो समय है इतनी देर तक आ सकते हो जा सकते हो, जो टाइम रिस्ट्रिक्शन है, और डेजिग्नेटेड pathways to mitigate the wear and tear caused by large numbers of tourism। और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो आपके पर्यटन आते हैं उनके आने से होने वाली जो नुकसान होते हैं उनको कम करने के लिए यहाँ पे प्रतिबंध, ठीक है ना, या फिर निर्दिष्ट मार्ग है उसको यहाँ पे अलाउ करने की बात की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखिए किसी तरह से टूरिज्म का महत्व नहीं बताया गया है, यहाँ पे भी उसको बचाना है उसके बारे में बात बोली गई है यहाँ पे कि किस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना, पूरी प्लानिंग करनी, प्लानिंग के बारे में है यहाँ पे, ना कि आपको बताया गया कि टूरिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है। जेड में देखिए, टूरिज्म कैन स्टिमुलेट लोकल इकोनॉमिक सराउंडिंग हिस्टोरिकल साइट्स। अब यहाँ पे बोला कि जो टूरिज्म होता है वो इन जगहों के आसपास के जो लोकल होते हैं उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है। यही थीम पढ़ी थी अपन ने, इकोनॉमिक आपका बेनिफिट होता है, बट इट्स क्रूशियल टू इम्प्लीमेंट रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिस टू इंश्योर दैट द बेनिफिट आर शेयर्ड इक्विटेबली अमॉन्ग द कम्युनिटी। अब यहाँ पे आगे बोला, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार जो पर्यटन प्रथा है उनको लागू करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लाभ समुदाय के बीच समान रूप से साझा किया जाए। तो वही बोला है आपको यहाँ पे कि
यहाँ पे जो आपका बेनिफिट होता है वो सबके बीच में, जो लोग होते हैं उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ठीक है ना। अब आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन है 6 to 10, अगले 5 क्वेश्चन है वो क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं। इन द प्रोवाइडेड क्वेश्चन सेगमेंट ऑफ सेंटेंसेस हैव बीन separated and placed in a column 1 and 3rd. Your task to align the statement in column 1 with their corresponding counterpart in column 3rd to form grammatically correct sentence. Additionally, some blanks in column 1st must be filled by selecting the appropriate option from column 2nd and then marking the answer choice that present the most suitable combination. क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, चलो देख लो, सीधा समझ में आ जाएगा। क्या बोला है आपको, बोला है यहाँ पे पहले तो इस ब्लैंक में से इन तीनों में से कोई फिल करना है, उसके बाद में ये आपका किसके साथ में इनमें से मैच होगा ताकि आपका सेंटेंस क्या बन जाए, ग्रामेटिकली करेक्ट बन जाए। तो ये आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। तो ऐसे कॉलम बेस्ड क्वेश्चन तो अपन ने बहुत बार किए थे, लेकिन जो आपका फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन थे वो आपके लिए क्या थे, नए थे, पहली बार अपन ने किए थे। तो ये तो ईजी क्वेश्चन है, आपके सबसे ईजी क्वेश्चन होते हैं कॉलम बेस्ड। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो कन्वीनियंट। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए कन्वीनियंट का मतलब होता है कि जो आपके रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, ठीक है ना, नियम। एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं अपन, बॉन्ड बोल सकते हैं। कोई भी आपने बॉन्ड साइन किया है वो बॉन्ड हो गया, प्लीज हो गया आपका, ठीक है ना। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वीनियंट। डेफरेंस, डेफरेंस का मतलब क्या होता है, डेफरेंस का मतलब होता है किसी की रेस्पेक्ट करना, किसी को सम्मान देना, ऑनर देना, ये आपका क्या होता है, डेफरेंस होता है। डिफरेंस अलग होता है, डेफरेंस अलग होता है। ऑब्नॉक्सियस, अब इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी पर्सन हो या कोई भी चीज़ हो जो आपको पसंद नहीं हो, ठीक है ना। अनलव्ड, जिसको आप पसंद नहीं करते, जिसको आप सहन नहीं कर सकते हैं, अनलव्ड है। या फिर डिस्टेस्टफुल, यानी कि आपको यहाँ पे पसंद नहीं है, यानी कि ऐसा कोई आपने खाना खा लिया जो आपको पसंद नहीं है, टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगा है, तो इस तरह के पर्सन को क्या बोलते हैं अपन, ऑब्नॉक्सियस बोलते हैं। तो अब अपन यहाँ पे रीड करते हैं, द डैश बिहेवियर ऑफ द लाउड एंड डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट इन लाइब्रेरी। अब देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी में एक ऐसा आपका बिहेवियर बोला गया है किसी पर्सन का जो क्या बहुत ही शोर करने वाला और लोगों को डिस्टर्ब करने वाला स्टूडेंट है लाइब्रेरी में। अब कैसा होगा, ठीक है ना। लाइब्रेरी में क्या चाहिए आपको, शांति चाहिए, ठीक है ना। तो शांति चाहिए, तो एक ऐसा पर्सन आगे जो बहुत से क्या कर रहा है, शोर कर रहा है, और शोर कर रहा है यानी कि वो पर्सन अपने को वहाँ पे क्या नहीं होगा, पसंद नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपका ए में क्या आएगा, एफ आएगा। तो पहला कॉम्बिनेशन बना है आपका यहाँ पे ए एफ का, ठीक है। अब ए एफ किस किस में है वो देख लो, यहाँ पे ए में है, डी में नहीं है, इसमें नहीं है, और यहाँ पे नहीं है। देखेंगे अभी यहाँ पे, तो ए और डी में आपका ए एफ है। अब देखिए यहाँ पे ए एफ है तो साथ में किसका बनेगा, तो देखिए यहाँ पे एच दे रखा है, रीड करके देख लेते हैं एच और जी है। एच में क्या बोला है, ऑलवेज ट्रीटिंग देम विथ अटमोस्ट रेस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे बोला है कि उनको ट्रीट ऐसे करना है, ठीक है ना, हमेशा रेस्पेक्ट के साथ में, और कंसिडरेशन फॉर देयर, और उनका जो ज्ञान है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके लिए उनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ पे तो ये पर्सन शोर कर रहा है लाइब्रेरी में, और यहाँ पे आप सम्मान करने की बात कर रहे हो, ठीक है ना। क्या कोई यहाँ पे पैर बना आपका, नहीं बना, ए क्या है आपका, काम का नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला है आपको, जी बोला है। जी में देख लो क्या बोला है, डिस्टर्ब्ड द पीसफुल एटमोसफियर फॉर एवरीवन एल्स। तो यहाँ पे बोला है कि बाकी सभी के लिए जो शांतिपूर्ण माहौल था उसको बिगाड़ दिया है। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, शांति। अब आप वहाँ जाके क्या करोगे, शोर। तो शोर करोगे तो क्या होगा, माहौल आपका क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो एकदम सही है। तो आंसर क्या हो गया आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब बाकी के चेक कर देते बी डी आई। तो बी में देखो, द 2 बिजनेस पार्टनर्स एंटर्ड इनटू ए, यानी कि 2 बिजनेस पार्टनर है वो आपके यहाँ पे एंटर हो गए, यानी कि शामिल हो गए हैं इन ए डैश। अब बी में क्या आएगा, तो बी में डी, यानी कि एक आपका यहाँ पे बॉन्ड में, यहाँ पे एक साझेदारी में क्या हो गए, कॉन्वेनेंट का मतलब बॉन्ड होता है, नियम होता है, प्लीज होता है, साझेदारी होता है, एक साझेदारी में क्या हो गया, शामिल हो गए। आउटलाइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन, और यहाँ पे क्या क्या है, उन्होंने जो टर्म्स कंडीशन है इस समझौते की वो क्या कर दी है, तैयार कर दी है, ठीक है, एकदम सही है आपका। लास्ट में क्या आई, ऑफ देयर कोलेब्रेशन टू एंश्योर म्यूचुअल सक्सेस एंड कोऑपरेशन, यानी कि उन्होंने जो ये कोलेब्रेशन किया, यानी कि मिल के साथ में काम कर रहे हैं, तो ये इंश्योर करते हैं, पक्का करते हैं, ताकि उनका क्या हो, म्यूचुअल सक्सेस हो, यानी कि दोनों का सक्सेस हो, और साथ ही कॉर्पोरेशन यानी कि यहाँ पे मिलजुल के काम करे। तो एकदम सही है आपका। आगे देखिए सी शोड ग्रेट टू हर एल्डरली ग्रैंड पेरेंट्स।
तो उसके जो आपके यहाँ पे बुजुर्ग दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके लिए उसने क्या किया। तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपने मम्मी पापा दादा दादी बड़ों के लिए क्या करोगे, रेस्पेक्ट यहाँ पे शो करोगे। तो सी ई हो रहा है, एकदम सही है। उनको रेस्पेक्ट दोगे और साथ ही यहाँ पे एच में बोला कि हम उनको क्या करेंगे, उनका जो ज्ञान है, उनका जो सम्मान है, ठीक है ना, उनके जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है उनके लिए क्या करेंगे, उनकी रेस्पेक्ट करेंगे। तो एकदम सही है। तो आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो गया है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। सबसे पहले तीनों के मतलब समझ लेते हैं। तो पहला वर्ड है आपका एब्रोगेट करना। एब्रोगेट करने का मतलब क्या है, किसी को दूर कर देना, निकाल देना, दूर करना या किसी को निकाल देना, किसी से बर्खास्त कर देना, ठीक है ना। ये आपका मतलब होता है एब्रोगेट करना, निकालना, निकाल देना, घर से निकाल देना, बेदखल कर देना। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहादुर है, बोल्ड है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, ब्रेव है, और क्या है, डेयरिंग है, डेयरिंग है। ग्रैंडियर, ग्रैंडियर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड है, यानी कि क्या है, शानदार है, विशाल है, बहुत बड़ा है, विशाल, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही शानदार है, उसको बोलते हैं ग्रैंडियर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आपका हो सकता है। तो देखते हैं और मैच करते हैं क्या होगा आपका। सबसे पहले, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डैश द आउटडेटेड लॉ, रिकॉग्नाइज इट्स इररेलेवेंस, यानी कि जो सरकार है उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया है कि जो पुराने नियम है, अब पुराने नियम को क्या करेंगे, दूर कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है ना, ठीक है, उनको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, यानी कि ये जाना है कि ये क्या इररिलेवेंस है, यानी कि अब काम के नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखें तो पुराने नियमों को क्या कर दिया, निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया, उनको दूर कर दिया, यानी कि जो थे उनको समाप्त कर दिया। तो क्या आएगा, ए का डी के साथ में आएगा। तो पहले तो आपका पैर बनेगा ए डी। अब ए डी कहाँ है, सिर्फ एक ही जगह है। तो देखते क्या ये पैर बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा, ई होगा। तो अब ए डी को देखते, ए डी के साथ में क्या आएगा, एच, एंड द नीड फॉर मोर मॉडर्न एंड इफेक्टिव लेजिस्लेशन इन दिस प्लेस। अब यहाँ पे बोला पुराने नियमों को तो निकाल दिया, अब उसकी जगह क्या चाहिए अपने को, नए और मॉडर्न, मॉडर्न यानी कि नए जमाने के, और इफेक्टिव यहाँ पे आपको क्या चाहिए, नियम कानून चाहिए। तो एकदम सही बात है, ए डी एच, ठीक है। बी, द डैश एक्सप्लोरर एम्बार्क्ड ऑन ए प्रिविलेज जर्नी थ्रू डेंस जंगल्स। यहाँ पे बोला है कि कैसा एक्सप्लोरर, यानी एक्सप्लोर का मतलब जो आदमी होता है जो खोज करता रहता है, जो घूमता रहता है, तो वो कैसा होता है, तो वो होता है आपका बहादुर। बहादुर होता है तभी तो जंगल पहाड़ों में क्या करता है, अकेला घूमता रहता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी के साथ में ई आएगा। तो ये जो आपका बहादुर एक्सप्लोरर है, ये ये घने जंगलों से होकर खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा है, ठीक है ना। आगे क्या है आपका यहाँ पे, तो आगे है आपका जी। जी में क्या बोला है, एंड ट्रेजरस माउंटेन्स अनडेटरेड बाय द चैलेंजेस दैट ले अहेड। और यहाँ पे जो खतरनाक पहाड़ों को पार करते हुए आगे आने वाली चुनौतियों से यहाँ पे क्या पीछे नहीं हटा है, विचलित नहीं हुआ है। तो एकदम सही है। आगे देखिए सी है। सी में क्या बोला है, द मैजेस्टिक प्लेस स्टूड टॉल, यानी कि जो राजसी महल है, जो आपका जो राजा का महल है, राजसी महल है, वो क्या है, बहुत ही ऊंचा खड़ा है, ठीक है ना। इट टेस्टमेंट टू द ग्रैंडियर ऑफ ए बाईगोन एरा, यानी कि वो अपने समय का क्या है, बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ा आपका यहाँ पे अपने दौर का, ठीक है ना। फिर क्या होगा, सी के साथ में क्या आ गया आपका, एफ आ गया। अब सी एफ है तो क्या आएगा, आई, विथ इट्स इंट्रिकेट आर्किटेक्चर एंड ऑपुलेंट डिजाइन लिविंग विजिटर इन ऑ ऑफ इट्स स्प्लेंडर। अब उसकी जो बहुत ही आपकी जो आपने देखा होगा जो महल वगैरह बने होते हैं, तो उसकी जो बहुत ही जटिल, यानी कि बहुत ही ऐसी कलाकृति उसके ऊपर बनी हुई है जो बहुत ही मुश्किल से बनती है और भव्य डिजाइन है, उसके कारण जो यहाँ पे पर्यटन आते हैं, घूमते हैं, तो उसकी भव्यता से क्या हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। और का मतलब क्या होता है, सरप्राइज हो जाते हैं। तो एकदम क्या होगा, सही होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आप सबसे पहले कोलोसियल। कोलोसियल का मतलब भी क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा था ग्रैंडियर, वही होता है। कोलोसियल का मतलब भी क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही विशाल है। विशाल का मतलब क्या होता है, जाइंटेंटिंग, जाइंट लाइक, बहुत ही बड़ी है, बहुत ही विशाल है। इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की शुरुआत करना, बिगिनिंग, शुरुआत करना, ठीक है। आगे पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, पैराडॉक्स का मतलब होता है कोई चीज़ है उसने आपका विरोधाभास कर दिया, यानी कि उस चीज़ को आपने क्या कर दिया, नकार दिया। एक तरह से क्या बोलते हैं, एंटीलॉजी, ठीक है ना। पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभास करना किसी चीज़ का।
अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या हो सकता है। द डैश ऑफ द ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि इस डैश ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है, इसने क्या कर दिया, एक नए युग की शुरुआत कर दी। अब किस तरह की, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो किस तरह की, यहाँ पे तो इंसेप्शन का मतलब होता है कि एक नए दौर की शुरुआत करने की बात की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे द इंसेप्शन ऑफ द ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही आएगा। देखिए कोलेस्ट्रॉल तो आएगा नहीं, एक बहुत ही विशाल टेक्नोलॉजी तो होती नहीं है बहुत ही बड़ी, या फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने आपको क्या कर दिया, विरोधाभास कर दिया। तो विरोधाभास कर दिया तो नए दौर का शुरुआत तो करेगा नहीं। तो इसके लिए सबसे सूटेबल क्या है, यहाँ पे ई है। तो पहला तो पैर बना आपका किसका, ए ई का, ए ई। अब ए ई कहाँ है आपका, दो जगह है, बाकी क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ए ई। अब साथ में क्या आएगा, तो साथ में देख लेते हैं। यहाँ पे दो दे रखे आई, और यहाँ पे क्या दे रखा है साथ में एच। तो आई में देखते हैं सिंबलाइजिंग प्रोग्रेस एंड एम्बिशन ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। तो यहाँ पे आपको बोला गया है आई में कि अभूतपूर्व पैमाने पर प्रगति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। और यहाँ पे एच में बोला है रिवोल्यूशनाइजिंग इंडस्ट्रीज एंड रीशेपिंग द वे पीपल इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। अब टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी क्या करेगी, यहाँ पे रेवोल्यूशनाइज करेगी इंडस्ट्रीज को, और एक नया शेप देगी, नया आकार देगी किसको, लोगों का, जो एक दूसरे से बात करते हैं उसमें दुनिया में लोगों को क्या कर देगी, एक नया आकार देगी, उनसे बात करने के जो तरीके होते हैं। तो कौन सा सूटेबल होगा, एच होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कोई सिंबल बोल रहा है, सिंबल नहीं है, यहाँ पे नया दौर लेके आ रहे हैं तो क्या होगा, बदलाव होंगे। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ए ई एच का पेयर बनेगा, यानी कि ए भी कट हो गया, सी आपका आंसर हो सकता है। देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरी बात करते हैं अपन किसकी, द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एम्ड टू क्रिएट, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसका लक्ष्य है कि वो क्रिएट करे कैसा, इसका स्कैपर, ठीक है ना। तो एक इसका स्कैपर का मतलब होता है एक ऐसी बिल्डिंग जो क्या हो, आसमान को छुए। तो ये बिल्डिंग कैसी होगी, जाइंट लाइक होगी, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, कोलोशियल आएगा, एक बहुत ही विशाल बिल्डिंग। वो क्या करेगी, डोमिनेट करेगी सिटी स्काई लाइन को, ठीक है ना। तो एकदम सही है, यहाँ पे बी का पेयर बनेगा डी के साथ में, ठीक है। और साथ में बी डी के साथ में क्या है, आई। और जो सिंबल होगी आपकी, जो सिंबल होगी प्रोग्रेस की और एम्बिशन की, एक आपके अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे, ठीक है ना। एकदम सही है आपका, यानी कि क्या करेगी, ये प्रगति दिखाएगी कि हमने कितनी ज़्यादा क्या कर दी, यहाँ पे प्रगति कर दी, उसके बारे में दिखाएगा आपका। द आइडिया ऑफ द टाइम ट्रेवल क्रिएट से, तो जो आइडिया है टाइम ट्रेवल का वो क्या करता है, क्रिएट करता है क्वेश्चनिंग। अब क्वेश्चन क्रिएट करता है तो कैसा क्वेश्चन करेगा, पैराडॉक्स क्वेश्चन, यानी कि विरोधाभास क्वेश्चन क्रिएट करता है। पोटेंशियल टू चेंज द पास्ट, यानी कि यहाँ पे बदलने की क्षमता का सवाल उठाता है कि यहाँ पे टाइम ट्रेवल का मतलब क्या है, पीछे जाके कोई भी चेंज करना, तो उसके ऊपर क्या करता है, सवाल उठाता, बात नहीं मानता है कि हम नहीं मानते कि ऐसी कोई चीज़ भी होती है। तो सही है सी एफ। साथ में क्या होगा, वाइल चैलेंजिंग द नेसेसिटी ऑफ टाइम ट्रेवलिंग इटसेल्फ, और साथ ही समय की यात्रा की आवश्यकताओं को चुनौती देते हुए। तो एकदम सही है। तो आंसर क्या हो गया आपका, सी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखते हैं 9 में क्या बोला है आपको यहाँ पे, और इसको भी समझते हैं। सबसे पहले वर्ड है आपका डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग, मेहनती, जो बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, मेहनत करता है। मैंने आपको ये वर्ड बहुत बार पढ़ाया है। मैंने बोला था दिल्ली के एजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। तो आप कभी भी जाओगे किसी दिल्ली में कोचिंग या पीजी लेने के लिए, तो बहुत सारे लोग खड़े होंगे, तो आप क्या करेंगे, आगे पीछे घूमेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, आओ आओ हम दिखाते हैं। यानी कि दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं। सेंश्योर करना, किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, ठीक है ना, बुराई करना, किसी को डांटना, निंदा करना, बुराई करना। प्रोलिफरेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ को पैदा करना, उसकी संख्या बढ़ाना, ठीक है ना, क्रिएट करना, पैदा करना, संख्या बढ़ाना, उसको बोलते हैं प्रोलिफरेट। तो देखिए यहाँ पे इन फेवरेबल कंडीशंस सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स कैन डैश रैपिडली, यानी कि आपकी उनके अनुकूल, फेवरेबल का मतलब होता है उनके अनुसार ऐसी कंडीशन होती है, उसमें जो आपकी स्पीसीज होती है प्लांट की, वो क्या करती है, रैपिडली का मतलब लगातार। अब लगातार क्या होगी आपकी, बढ़ेगी, अपने आप को क्या करेगी, बढ़ाएगी। तो बढ़ने का, पैदा करने का, इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रोलिफरेट, यानी कि ए का किसके साथ में बनेगा, एफ के साथ में। तो ए का एफ के साथ में कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो पहले तो देख लो ए एफ आई। आई में क्या है, स्प्रेडिंग एंड कॉलोनाइजिंग न्यू एरियाज विथ रिमार्केबल स्पीड, यानी कि यहाँ पे बोला है कि वो क्या करेगी, नए नए एरिया में क्या करेगी, यहाँ पे फैल जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करेगी, उल्लेखनीय गति से, एक बहुत ही स्पीड से क्या करेगी, आपकी फैल जाएगी नए एरिया में। यहाँ पे एकदम सही है। आगे आगे देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला है,
बी, बी में बोला है द कमिटी वोटेड टू द डैश द पॉलिटिशियन फॉर हिज अनएथिकल कंडक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसने क्या किया, बुरा बर्ताव किया है। जो कमेटी है उसने वोट किया है किसके लिए, जो पॉलिटिशियन है उसने अनएथिकल कंडक्ट किया, यानी कि सही से बिहेव नहीं किया, तो उसकी क्या करेगा, बुराई करेगा। क्या करेगा, बुराई करेगा, तो एकदम सही है, बुराई करेगा। साथ ही क्या बोला है आपको यहाँ पे जी में, एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, और एक्सप्रेस किया है अपना डिसअप्रूवल यानी कि अपनी मनाही, और फॉर्मली रिप्रिमाइंडेड हिम फॉर हिज एक्शन, और क्या किया है यहाँ पे, उनको औपचारिक रूप से फटकार लगाना, उनको डांटना, उनको क्या करना है, यहाँ पे समझाने की यहाँ पे बात की गई है, तो एकदम सही है आपका सी। हर डैश वर्क एथिक, तो उसका कैसा, डिलीजेंट वर्क, यानी कि उसकी जो बहुत ही ज़्यादा आपका यहाँ पे मेहनती कार्य किया है। एथिक मार्क्ड बाय अटेंशन टू डिटेल एंड कंसिस्ट एफर्ट, तो यहाँ पे जिसमें विस्तार पर ध्यान रखना और निरंतर प्रयास करना शामिल है, तो बहुत ही ज़्यादा काम की बात कर रहा है, तो कैसा काम होगा, मेहनती काम होगा यहाँ पे। ठीक है ना, मेड हर ए हाईली रियलेबल टीम मेंबर, और उसको बना दिया है एक बहुत ही विश्वसनीय टीम सदस्य बना दिया है, यानी कि उस पर भरोसा कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, तो भरोसा है, तो आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा और कनेक्ट कर पा रहे होगे किस तरह से मेंस के क्वेश्चन है जो आप इजीली कर पाओगे अगर हमारे क्लासेस में आप रेगुलरली जुड़ोगे। सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा है उसको शेयर कर दीजिए, इतनी बेनिफिशियल क्लासेस है जो आपको आप और कहीं पे भी नहीं मिलेगी फ्री में। ठीक है ना, तो अब देखते हैं आगे क्या है आपका। सबसे पहले वर्ड को देखते हैं। सबसे पहले आपका कंटेम्पलेशन, इसका मतलब क्या होता है, सोचना, विचार करना, सोचना, किसी के बारे में सोचना, विचार करना, चिंतन करना, मनन करना। क्वेयर, क्वेयर का मतलब क्या होता है, क्वेयर का मतलब तो होता है, पहले तो ये तीर रखने का जो एक आपका होता है, ठीक देखा होगा आपने, जो महाभारत और रामायण में जो पीछे आपका तर्कस होता है जिसमें तीर रखते हैं, एक तो उसको बोलते हैं, और दूसरा मतलब होता है इसका शेक करना, ट्रेम्बल। ठीक है, एडुलेशन, एडुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी की चापलूसी करना, जी हुजूरी करना, यानी कि फ्लैटरी करना। ठीक है ना, तो जब भी आपको कोई काम निकालवाना होता है तो अपने छोटे या बड़े भाई बहन की क्या करते हो आप, चापलूसी करते हो, उसको बोलते हैं एडुलेशन। तो देखिए यहाँ पे, इन मोमेंट्स ऑफ क्विट डैश हर रिफ्लेक्टेड ऑन लाइफ्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड शॉर्ट क्लैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोला है कि जीवन की यहाँ पे जो समस्याएं थी, ऐसा मोमेंट था जिसमें उसको क्या थी, जो जटिलता थी, जो समस्याएं थी, उसमें क्या क्या अपने यहाँ पे रिफ्लेक्टेड ऑन लाइफ्स कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि शांति के क्षणों में स्पष्टता की, क्लियरिटी की उसने क्या की, तलाश की। तो क्या करेगा वो, शांति की तलाश करेगा, यानी कि सोचेगा बैठ के। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, डी आएगा, कि वो सोच रहा था यहाँ पे जो जीवन के जो मुश्किल पल थे उसमें सोच रहा था बैठ के किस तरह से। ठीक है ना, तो उसको शांति की तलाश करने के लिए वो क्या करता, बैठ के सोच रहा था। तो पहले तो आपका ए और डी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते, ये भी होगा नहीं होगा पता नहीं, तो पहले तो आपका क्या बना, ए डी बना। ए डी के साथ में क्या है, आई और जी है, आई देख लेते, जी देख लेते पहला, फाइंडिंग सोलेस इन द इंट्रोस्पेक्टिव जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, यानी कि आत्म खोज की, निरीक्षण यात्रा में सांत्वना पाना था उसका मतलब। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही उसी की मन की बात हो रही है। ठीक है ना, हो सकता है नहीं हो सकता है, देखते हैं आगे। आई में क्या बोला है, प्रेजिंग द ब्रिलियंस ऑफ हर वर्क एंड सेलिब्रेटिंग हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे तो आई में बोला है कि उसके काम की और प्रतिभा की प्रशंसा करना, और जो आर्ट है उसकी दुनिया के सामने योगदान का जश्न मनाना है। तो ये तो आर्ट की कुछ और ही बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, शांति ढूंढेगा, ए डी जी। तो ए डी जी, तो यानी कि आंसर क्या हो सकता है आपका, डी हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या है, बी एफ जी, द रिनाउंड आर्टिस्ट रिसीव्ड डैश फ्रॉम फैंस एंड क्रिटिक्स अलाइक, यानी कि जो प्रसिद्ध कलाकार है उसको प्रशंसकों से, ठीक है, और आलोचकों से, यानी कि जो उसको पसंद करते हैं उसके जो फैंस है और जो उसकी बुराइयां करते हैं, दोनों से मिले। क्या मिले यहाँ पे, क्या मिलेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर देखो तो बी के साथ में एफ है, तो क्या मिला उसको, फ्लैटरी, प्रशंसा मिली। ठीक है ना, एक तरह से प्रशंसा करना भी होता है, फ्लैटरी मिली, चापलूसी मिली कि आप बहुत ही अच्छा काम करते हो इस तरह से। ठीक है ना, उसकी प्रशंसा की। अब देखिए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे किसकी, आर्टिस्ट की बात कर रहा है, तो आर्टिस्ट का किसका संबंध होता है, आई से, अपन ने पढ़ा था, उसके काम की प्रशंसा की है, कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, सेलिब्रेट किया है यहाँ पे, तो एकदम सही है आपका, कौन सा होगा, बी एफ आई होगा। लास्ट में, एज द आर्चर रिलीज द एरो, यानी कि जैसे ही जो आर्चर है उसने तीर छोड़ा, द डैश ऑन हिज बैक स्टूड रेडी, तो जो उसकी पीठ पर तैयार था, क्या था उसका, क्वेर, यानी कि तर्कस था, वो क्या था, तैयार था। ठीक है ना, होल्डिंग ए सप्लाई ऑफ एरोज ऑफ हिज नेक्स्ट प्रेसिज एंड स्विफ्ट शॉट, तो
अब उस तर्कस में क्या होते हैं आपके, यहाँ पे तीर रखे होते हैं, तो अगले अपने सटीक और तीव्र प्रहार के लिए तीरों की आपूर्ति को थामे हुए था। तो एकदम सही है आपका, कौन सा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा आपका CEH। तो CEH सही है, तो यहाँ से आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। तो देखिए आज की क्लास है जो बहुत ही आपकी शानदार रही है। अगर आप किसी भी मेंस PO मेंस के एग्जाम के लिए जा रहे हो तो इसी तरह के आपको यहाँ पे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और साथ ही कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इंक्वायरी है या फिर कोई नीड है चेंजेस की, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।